हेलो फ्रेंड्स, मैं सनत वर्मा आपका आपके अपने चैनल पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पर्यावरण से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे थे और हमारा टारगेट है पिछले 1999 से अभी तक वर्तमान तक जो भी प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं, चाहे आईएएस में हो, चाहे सीडीएस में हो, चाहे पीसीएस में हो, चाहे पीएससी में हो, किसी भी राज्य के पीएससी में हो, सबको कवर करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि अब पेपर में पर्यावरण का जो क्रेज है बढ़ते जाएगा और जिनका टारगेट ऊंचे लेवल के पेपर्स दिलाना है बाद में, उनके लिए तो फायदेमंद होगा ही होगा। लेकिन अब पेपर्स में चाहे कोई भी पेपर हो, इस प्रकार के प्रश्न डाल दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को परेशान किया जा सके। और जिनको परेशान नहीं होना है उनको तैयारी जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी नया प्रश्न मेरे इस सीरीज से मिलता है और मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए। इससे हम लोग भी मोटिवेट होंगे और अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों? और आज हम लोग शुरू करते हैं 40वें प्रश्न से। 40 प्रश्न तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे और मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, आईएएस में आया हुआ प्रश्न है और 2007 में आया हुआ है। देखिए, इधर लिखा हुआ है 2007 और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, है तो आसान लेकिन थोड़ा सा इसको डीप करके पूछा है। आप लोग पढ़ रहे होंगे प्रश्न को। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है? तो कई स्टूडेंट को तो जो है शब्द ही समझ में नहीं आता है। मानवोद्भवी मतलब मानव द्वारा उत्पन्न है, पूर्णतः मानव द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे आपको पता है ना कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन वह मानव द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है और पशुओं द्वारा भी उत्पन्न होता है ना? कोयला के खानों द्वारा भी उत्पन्न होता है, ऐसा आपको पता है। लेकिन इसमें पूछा यह गया है कि निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है, मतलब मानव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपने देख लिया होगा। पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस हैं। क्या हाइड्रोजन जो सल्फाइड है ग्रीन हाउस गैस है? क्या जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस है? अगर नहीं है तब तो फिर ये ऐसे ही कट जाएंगे। और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों, वो प्राकृतिक रूप से बिल्कुल उत्सर्जित नहीं होता है। इसका जो उत्सर्जन मानव द्वारा ही शुरू किया गया था। इसको जो फ्रिज होते हैं प्रशीतक, उनमें इनका उपयोग किया जा रहा था दोस्तों। ठीक है, लेकिन बाद में इसको बैन कर दिया गया क्योंकि हमारे जो ओजोन परत है उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो क्लोरोफ्लोरो का जो कार्बन है यही मानव द्वारा पूर्णतः उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस है। और हम लोग चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पर, 42वें प्रश्न पर। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए, प्रकाश रासायनिक धूम क्या होता है कि जो रासायनिक पदार्थ जो वायुमंडल में फैले हुए हैं प्रदूषण के कारण, उन पर प्रकाश पड़ने से क्या हो जाता है, एक धुआं सा वायुमंडल छा जाता है, जो है ना कोहरे के समान दिखाई देता है। की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? अब सोचिए दोस्तों, डीप प्रश्न पूछा है थोड़ा सा, और ऐसे ही प्रश्न अब बनेंगे चाहे किसी भी पेपर में हो, क्योंकि लेवल टफ होते जा रहा है और सबको पता है कि लेवल टफ होते जा रहा है और कंपटीशन में आगे जाना है तो हमको भी थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़कर तैयारी करनी पड़ेगी। और जो लोग आगे बढ़कर तैयारी करेंगे वही सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे इस समय पर। ठीक है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा
पहला देखिए ऑक्सीजन है, दूसरा CO2 है, सॉरी बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और सी और डी जो है इसके ऑप्शन नहीं लिखे हुए थे तो मैंने लिख दिया है। सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिख रहा होगा कि सूर्य प्रकाश है। तो प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, प्रकाश रासायनिक धूम लिखा है, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश तो आवश्यक है, होगा ही होगा। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये थोड़े से खराब चीज़ हैं, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा ही खराब है, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वह भी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीजन ही एक अच्छा गैस दिखाई दे रहा है तो वही हमारा आंसर है दोस्तों, यही आवश्यक नहीं है, ये हो चाहे ना हो, ठीक है। प्रकाश रासायनिक धूम तो बनेगा ही बनेगा। धूम मतलब होता है धुआं, और जो प्रकाश के कारण क्या होता है कि जो प्रदूषण फैला होता है CO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह का, वहाँ पर क्या है कोहरे के समान धुएं जैसा कोहरा फैल जाता है, और जिसके कारण कई बार परेशानी आती है कि जो है रेलगाड़ियों को रोकना पड़ता है, और कई बार तो जो आपके हवाई जहाज़ वगैरह भी कोहरे के कारण नहीं चल पाते हैं। तो इसी के कारण है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो 43वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। तो यह तो आपके लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन पढ़ के देखते हैं क्या सच में आसान है। पहला ऑप्शन, धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है। तो सोचिए दोस्तों, क्या पर्यावरण प्रदूषण ऐसा करता है? क्या उसका यह प्रभाव है कि नहीं है? चलते हैं दूसरे पर, कोहरे में वृद्धि होती है। और तीसरा ऑप्शन है आपका, वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। तो सच में आसान है दोस्तों। कोहरे की तो बात मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में बताया है कि कोहरा बनाता है, प्रदूषण के कारण ही तो प्रकाश रासायनिक धूम बनता है या प्रकाश रासायनिक कोहरा बनता है। और धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को ये धूम्र तो रोकेगा ना, कोहरा रोकता है, रोकना ही रोकना है। तो यह बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। और सी, वातावरण के तापीय गुणों को, देखिए दोस्तों, तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। तो सीधी बात है, ग्लोबल वार्मिंग में वैश्विक तापन हो रहा है ना, विश्व का तापमान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि प्रदूषण विश्व के तापमान को बढ़ा रहा है, तापीय गुणों को प्रभावित कर रहा है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो गए, और इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, 43 का डी। और आपको ऐसे प्रश्न कठिन नहीं लगने चाहिए दोस्तों, और कभी भी ऐसे लंबे प्रश्न दिखाई दे तो हमको एक बार कम से कम पढ़ के देख लेना चाहिए कि सरल है या कठिन है। मतलब हमको पता है कि नहीं, अगर हमको पता है इसका मतलब तो सरल हो जाता है, कठिन से कठिन बात हमारे लिए सरल हो जाती है अगर हमको पता है, और नहीं पता है तो सरल से सरल बात हमारे लिए कठिन हो जाती है। इसीलिए एक बार पढ़ना जरूरी है किसी भी प्रश्न को, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों 44वां, और मानव जनसंख्या का अधिकांश भाग पेयजल के माध्यम से विकिरण की उच्च मात्राएं ग्रहण करता है, क्योंकि इसमें निम्न तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कई प्रकार की समस्याएं हमारे वातावरण में फैले हुए हैं, और इसीलिए सरकार और पूरा विश्व पर्यावरण के प्रति सचेत होने के लिए प्रयास कर रहा है। सभी स्टूडेंट को, सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आपको पता ही है कि जानकारी ही बचाव है, तो यही काम किया जा रहा है। बाकी तो ईमानदारी से काम अगर होता तो अभी तक सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी नहीं है, जिसका हमको भुगतान करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, उस बात को छोड़ते हैं, अपन देखते हैं ऑप्शन रेडियम 226। ये एक प्रकार का आपको पता ही है
रेडियो एक्टिव पदार्थ है वह रेडॉन 222। तो ये जितने भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी क्या है दोस्तों, सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना वो हैं। और इसीलिए इनसे क्या होता है, विकिरण की उच्च विकिरण उत्सर्जित होते हैं। और अधिकांश भाग, देखिए मानव जनसंख्या का अधिकांश भाग पेयजल के माध्यम से विकिरण की उच्च मात्राएं ग्रहण करता है। तो विकिरण की उच्च मात्रा इन्हीं के कारण दोस्तों, रेडियम और ये जो रेडॉन दिया हुआ है ना 226 और 222, यही कारण है दोस्तों। अपन अब चलते हैं 46वें प्रश्न पर। और आपका जो 46वां प्रश्न है यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए CDS में आया हुआ है 2008 में। तो हम लोग लाइन से प्रश्नों को देखते जा रहे हैं, परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को। और 1999 से शुरू किया था हमने और अभी 2008 में पहुंच गए हैं। क्योंकि पहले उतने प्रश्न नहीं आते थे दोस्तों, कम प्रश्न आते थे और सिर्फ बड़े बड़े पेपर्स में ही आते थे। जैसे IAS है, जो अधिकारी लेवल के पेपर हैं, PCS है, PSC है, CDS है, इन सब में आते थे। लेकिन अब सब पेपर में कुछ न कुछ प्रश्न जो है पर्यावरण से डाला ही जाता है। और स्पेशली सिलेबस में डालने की भी तैयारी है पर्यावरण को, क्योंकि पर्यावरण एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत महत्वपूर्ण है मानव समाज के लिए। तो इसलिए हम लोग पहले से ही तैयार रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और हम लोग अपना अगला प्रश्न पढ़ते हैं 46वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिगरेट के धूम्रपान से व्यक्ति बेंजीन के प्रभाव में आता है। देखिए हम लोग तो देखते हैं सिगरेट का धूम्रपान करते हुए बहुत लोगों को, लेकिन हमको क्या पता है कि बेंजीन के प्रभाव में आते हैं कि नहीं। तो ये सिंपल सी बात पूछ ली है कि सिगरेट के धूम्रपान से व्यक्ति बेंजीन के प्रभाव में आता है, क्या ये सही है या गलत है। तो इतनी सी बात तो हमको पता होनी चाहिए, लेकिन बिना पढ़े कैसे पता हो। इसीलिए हमको थोड़ा सा तो एक एक बार तो कम से कम प्रश्नों को पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरा देखिए दोस्तों, बेंजीन एक ज्ञात कैंसर कारक है। क्या बेंजीन एक ज्ञात कैंसर कारक है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिगरेट के जो धूम्रपान है उसमें व्यक्ति बेंजीन के प्रभाव में आता है, क्योंकि धुएं में बेंजीन होता ही होता है, ठीक है। तो और बेंजीन जो है ये कैंसर कारक है, निश्चित तौर पर कैंसर कारक है। इसीलिए जो है सिगरेट के धूम्रपान से व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। जब तक नहीं हुआ है तब तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन दुर्घटनाएं अचानक होती हैं, है ना, पता नहीं चलता है कब होता है, लेकिन बहुत लोगों को हो जाता है। और 2 प्रकार के कैंसर होते हैं सिगरेट के धूम्रपान से। एक तो क्या है, मुंह का कैंसर होता है, क्योंकि जो हीट बहुत ज्यादा हो जाती है मुंह में, लगातार जो हीट होती है उस हीट के कारण मुंह का जो है कैंसर होता है। और ये जो बेंजीन है इसके कारण बहुत प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत प्रकार के। तो थोड़ा सा खतरनाक है। तो दोनों बातें हमको पता चल गई दोस्तों। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, क्या केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं। तो हमको तो पता है कि 1 और 2 जो है, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो हम लोग लगाएंगे अपना C ऑप्शन। तो 46वां का जो है C ऑप्शन सही है दोस्तों। और अब हम लोग चलते हैं 47वें पर। और 47वां प्रश्न आपके CDS में आया हुआ है। 47वां जो प्रश्न है वो आपके CDS में आया हुआ है 2008 में। तो 47वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। और थोड़ा सा इसका एक शब्द जो मिट चुका था लगभग, उसको मैंने लिख दिया है, उसको मैंने आपके दिखने योग्य बनाने का प्रयास किया है। वैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अभी निर्धारित नहीं किया गया है? सोचिए दोस्तों, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है हमारा केंद्रीय, उसके द्वारा
जो है प्रदूषणकारी उद्योग और अप्रदूषणकारी उद्योगों के बारे में बताया जाता है। और इसने क्या किया है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अभी निर्धारित नहीं किया गया है कि, है ना, कौन से जो उद्योग को अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अभी निर्धारित नहीं किया है। तो बताइए दोस्तों, आपको अगर पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। और हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। और लुगदी मतलब जो कागज वाला जो होता है उद्योग, जो चीनी उद्योग है, चाय उद्योग है या उर्वरक उद्योग है। तो वैसे तो चाय को पीने के लिए थोड़ा सा हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको पता ही होगा कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। कैफीन होता है, निकोटीन, आपको पता ही होगा निकोटीन खतरनाक है, कैफीन खतरनाक है। और चाय में कुछ अच्छी बातें भी हैं और बहुत सी बुरी बातें भी हैं। तो इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे कभी पर्यावरण के किसी वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो चाय को थोड़ा सा हानिकारक तो माना जाता है दोस्तों, लेकिन ये जो इसका जो उद्योग होता है वो अत्यधिक प्रदूषणकारी नहीं होता है। तो 47 का सी आंसर आपका सही है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, चाय पीने के लिए तो हानिकारक मानी जाती है, लेकिन इसके उद्योग को अत्यधिक प्रदूषणकारी नहीं माना जाता है। ठीक है। और 48वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं आपको इसके ऑप्शन भी दिखाऊंगा, डरिए मत। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जितने भी हाई लेवल के आपके पेपर्स हैं। अब देखिए, यही प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस में आया हुआ है 2007 में। ठीक है, विचार करने को बोलता है, उसके बाद कूट से हमको सही उत्तर का चयन करना पड़ता है। तो चलते हैं दोस्तों। आपका जो कथन ए है दोस्तों, कथन ए में दिया गया है पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है डिग्रेडेड। इसका मतलब है पर्यावरण जो है गिर रहा है। किसके कारण? कारण में दिया हुआ है जनसंख्या दबाव जो है बढ़ रहा है। ठीक है, जनसंख्या का जो दबाव है बढ़ रहा है। तो अब आपको ऑप्शन इस प्रकार से दिए जाते हैं कूट में, और हर जो प्रश्न है इस प्रकार के, इसी प्रकार के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। और आपका मैं पहला ऑप्शन पढ़ देता हूं। ए और आर दोनों सत्य हैं। क्या दोनों सत्य हैं? तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो कथन की क्या सही व्याख्या कर रहा है? कारण तो पूरी तरह से नहीं कर रहा है दोस्तों, पूरी तरह से नहीं। जनसंख्या दबाव बढ़ तो रहा है, यह भी सही है। पर्यावरण जो है अवक्रमित हो रही है, यह भी सही है, लेकिन पूरी तरह से सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सिर्फ इसी के कारण थोड़ी पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। तो दूसरा देखते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ए सत्य है परंतु आर गलत है, ऐसी तो बात ही नहीं है ना। दोनों सत्य हैं, ये गलत है परंतु आर सत्य है, तो ये दोनों तो ऐसे ही ऑप्शन कट गए। लेकिन देखिए, जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ उसी के कारण जो है पर्यावरण अवक्रमित नहीं हो रही है, इसीलिए इसको क्या है, पूरी तरीके से सही व्याख्या नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण के अवक्रमित होने में बहुत सारे कारण है दोस्तों, जिनको विस्तार से अगर मौका मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, और जल्दी से आज हमको 20 प्रश्न कवर करने हैं। तो ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है खाली स्थान के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को की गणना करना। ठीक है, या को मापना। तो देश के कुल वन क्षेत्र, ठीक है, देश के वन आच्छादन के विनाश, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, उद्धार की गई प्रतिभूमि के क्षेत्रफल। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है
खाली स्थान के आकलन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो किसको ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, ऐसा पूछ रहा है। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ। तो पर्यावरण के लिए जो है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए एसएससी में आया हुआ है, ठीक है, एसएससी में आया हुआ है 2007 में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है जो प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति हुई है उसका जो है उसके आकलन पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय आय को मापना। तो आपका जो है 49 का आपका सी आंसर सही हो गया। सी आंसर आपका सही हो गया। तो इस प्रकार से आपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कर लिया है। और याद रखिएगा, ग्रीन अकाउंटिंग पूछा जाता है अक्सर और इसका अर्थ बहुत ही सरल है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर नहीं पता होगा तो फंसा सकता है। क्योंकि इसमें देखिए देश के कुल वन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए तो इंसान को क्या है, ग्रीन से वन ही लगेगा, ठीक है, वन आच्छादन के विनाश को तो कहीं ना कहीं वन से संबंधित करके फंसाने की कोशिश करता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, है ना, सभी इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको 50वां प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपभोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो 2004 में आया हुआ था यूपीपीएससी में। उस समय हिमाचल प्रदेश ने पहले प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण रोक लगा दिया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? 50वां का ए। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग चलते हैं 51 पर। और किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन में, जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या नॉर्वे में? तो आपको पता होगा नॉर्वे और स्वीडन जो है एक ही आसपास में है दोस्तों। दोनों यूरोप के देश हैं। हालांकि जो है नॉर्वे भी बहुत अच्छा देश है, लेकिन होता क्या है, उधर जो यूरोप है बहुत ज़्यादा विकसित है, ठीक है, इतने ज़्यादा उद्योग हैं और इतना ज़्यादा गाड़ी मोटर वगैरह सब है वहाँ पर। जो यूरोप में तो पैदल चलना बहुत कम होता है, सभी गाड़ियों का ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो उसके चलते क्या हो गया है कि नॉर्वे में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वे में। ठीक है दोस्तों, और इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में। तो यह बात भी आपका महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि स्वीडन में सबसे पहली बार अम्लीय वर्षा हुई थी और उसी के आसपास जो है ये देश है नॉर्वे। ठीक है, कौन सा देश है? नॉर्वे। इसकी राजधानी में ही, इसकी राजधानी आपको पता होगी ओस्लो है, जहां पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। और 52वां, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि? आपने रोबोट पिक्चर देखा होगा 2.0, उसमें पक्षियों का आपको पता ही चला होगा हाल खराब है। तो उसी के चलते ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। और पिछले वाले प्रश्न में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समय इसलिए लिया क्योंकि बहुत ही आसान बात तो है, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण है और आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, और बहुत जल्दी जल्दी निकलने से फ़ायदा नहीं है, याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पक्षियों की संख्या जो है तेज़ी से घट रही है। आपको पता होगा, और क्यों घट रही है वो भी बहुत लोगों को पता होगा। तो देखते हैं, क्योंकि पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ऑप्शन आपको अक्सर ऐसे ही ऑप्शन देते हैं और उसके बाद उत्तर में ऐसे ऑप्शन देता है। तो इसकी भी आपको आदत होने लगेगी प्रश्नों को देखते देखते, तो यह भी हमको फायदा है। और पहला प्रश्न देखिए, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, कैसा हुआ है?
जैविक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। अब देखिए, जैविक शब्द का प्रयोग कर रहा है, और जैविक कीटनाशक हो चाहे उर्वरक हो, ये जो है प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक नहीं होती है। तो पहले ही ये अपने आप को गलत बता दिया है कि मैं जो ऑप्शन हूं मैं गलत हूं, ऐसा ये पहले से ही बोल रहा है कि ठीक है। तो इस बात को, सिर्फ इसी बात को अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, जैविक शब्द को ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप डायरेक्ट इसको गलत कर देंगे, क्योंकि कीटनाशक शब्द आपको दिखाई देगा और जो उर्वरक है, दोनों ही प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसीलिए वो फंसाने के लिए देखिए सिर्फ जैविक शब्द लगा दिया और पूरा काम खत्म कर दिया। और तीसरा ऑप्शन देखिए, पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, पक्षियों के वास स्थान को मनुष्य ने बहुत बुरी तरीके से क्या किया है, प्रभावित किया है, वनों को बहुत तरीके से काटा है। तो ये ऑप्शन तो आपको सही लग ही रहा होगा और लगना भी चाहिए। और चौथा ऑप्शन देखिए दोस्तों, अब इसमें जैविक नहीं दिया है, इसमें डायरेक्ट आपको लिखा हुआ है कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का जो है, दवाओं का बड़े पैमाने पर, ठीक है, दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। और आपको पता होगा डीडीटी जो नाम की दवाई आ रही थी मच्छरों को मारने के लिए, है ना, मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी नामक जो दवाई आ रही थी, इसीलिए तो उसको प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि वो जो है पक्षियों के लिए बहुत हानिकारक थी। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि चौथा जो ऑप्शन है ये सही है, और उसी प्रकार से तीसरा जो ऑप्शन है वो भी सही है। लेकिन पहले ऑप्शन को आप सही नहीं मान सकते दोस्तों, ठीक है, पहले ऑप्शन को आप सही नहीं मान सकते, क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। तो 52वां का जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है ये सही है। इन्हीं के कारण जो है पक्षियों की संख्या जो है तेजी से घट रही है। और ऊपर में देखिए, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, इसीलिए लिखा है क्योंकि आपको पहले ऑप्शन में वो फंसाना चाहता है, पहले ऑप्शन में आपको फंसाना चाहता है। आपको लगेगा कि हाँ, शिकारियों की भी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसीलिए ये जो है जनसंख्या शब्द का, तो आपको 52वां का पता चल ही गया है कि बी जो है ऑप्शन है सही होगा, क्योंकि 3 व 4 सही हैं। आगे चलते हैं, और आपको 53वां प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है। अब देखिए, गजब का प्रश्न पूछ लिया है। नाभिकीय विकिरण जो है खतरनाक तो होता है, सबको पता है कि नाभिकीय जो विकिरण है खतरनाक होते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का, है ना, मानव शरीर का अंग कौन सा है। और इतनी सी बात बहुत लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन आप पढ़ाकू योद्धाओं को बिल्कुल पता होगी पेपर में। और इसका जो ऑप्शन है 53वां का, जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, अस्थि मज्जा दोस्तों, अस्थि मज्जा। इसका मतलब होता है बोन मैरो। यहीं पर जो है अस्थि मज्जा में ही आपके रक्त का निर्माण होता है। इसीलिए नाभिकीय विकिरणों के प्रभाव से रक्त कैंसर होने का खतरा रहता है। रक्त कैंसर मतलब ब्लड कैंसर, इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा 53 का डी, अस्थि मज्जा। आपका 54 जो है दोस्तों, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है। एस्बेस्टस, मैग्नीज, बेंजीन, पीसीबी। और बेंजीन का जो रसायन उद्योग होता है बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे रक्त कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए बहुत बचाव किया जाता है उस उद्योग में, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर सावधानी रखी जाती है। फिर भी अगर प्रभावित कर दे तो क्या हो जाएगा, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। और देखिए, मैंने बताया था ना कि बेंजीन बहुत सारे कैंसरों के लिए जो है क्या होता है, जिम्मेदार होता है। और 55वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहां की आबादी उतनी ज्यादा खाली स्थान की मात्रा बढ़ाकर लेती है। निम्न विकल्पों में से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, निम्न विकल्पों से रिक्त स्थान भरिए। नाभिकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, कॉस्मिक किरणों को। तो इसका 55 का सी ऑप्शन सही है दोस्तों। कॉस्मिक किरणों को जो है बढ़ाकर लेती, ठीक है, उतनी ज्यादा कॉस्मिक किरणों की मात्रा बढ़ाकर लेती है। और 56वां देखते हैं दोस्तों, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। देखिए, इसीलिए जो है अखबार में गर्म भोजन जो होता है, गर्म जो खाद्य पदार्थ हैं उनको जो है अखबार में रखकर नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि इसमें विषैला तत्व होता है। ठीक है दोस्तों, जो इसकी स्याही होती है ना, उसमें एक विषैले तत्व की जो है एक विषैले तत्व का उपयोग होता है। तो वह जो है कौन सा तत्व है, क्या पारा है, मैग्नीज है, कैडमियम है या लेड है। तो मैं आपको बता दूं, लेड की सूक्ष्म मात्रा प्रयोग की जाती है, जो कि कैंसर कारक है। और इसी से संबंधित एक प्रश्न भी हमारे पास पिछले वीडियो में आया था। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियोस भी जिन्होंने नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आज तक स्टूडेंट्स को इतना पता नहीं होता है कि इस प्रकार के प्रश्न पर्यावरण प्रदूषण से बनते हैं। तो सबसे पहले तो यही पता होना जरूरी है कि किस प्रकार के प्रश्न पर्यावरण प्रदूषण से बनते हैं। और हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 57वां प्रश्न, जिसमें वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं में से छांटना है। ठीक है, इन्हीं चारों के बीच से पूछ रहा है। और अगर सबसे अधिक सर्वाधिक प्रदूषक बोलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसकी कुछ ही मात्रा मनुष्य को ऊपर भेजने के लिए पर्याप्त होती है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन में देखते हैं। तो ब्यूटेन गैस जो होता है, बेंजीन होता है, प्रोपेन होता है, मीथेन होता है। तो सर्वाधिक प्रदूषक इसमें देखिए, बेंजीन भी बहुत खतरनाक है, लेकिन मीथेन भी। ठीक है, मीथेन क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग में भी इफेक्टेड है और इससे भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो सर्वाधिक प्रदूषक इन चारों ऑप्शन में से आपका जो 57 का सी है। ठीक है, 57 का सी। 58वां हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो क्या फैन है? फैन से तो कभी नहीं निकलता। हीटर है, ट्यूब रोशनी है, रंगीन टीवी है। और ट्यूब रोशनी से भी आपको पता होगा कि विकिरण निकलते हैं, हीटर से भी निकलता है और रंगीन टीवी से भी निकलता है। लेकिन आजकल जो है रंगीन टीवी को थोड़ा सा सेफ बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए इसमें बहुत सारे अच्छे प्रयास किए गए हैं और एक ज़बरदस्त परत चढ़ी होती है। आपको पता होगा अगर तो रंगीन टीवी, आजकल के नए रंगीन टीवियों में, जिससे आँखों को ज़्यादा परेशानी ना हो। और इसका आंसर, सही आंसर अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो रंगीन टीवी में, ठीक है, रंगीन टीवी में जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरण इन सब में है ना, या बोले जाए तो सबसे बड़ा स्रोत यही था टीवी घर में हानिकारक विकिरणों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब बदलाव आया है। ये देखिए, प्रश्न भी थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, 2007 में आया हुआ है, लेकिन यहाँ प्रश्न अभी भी आ सकता है क्योंकि रंगीन टीवी एक स्रोत है, ठीक है, सबसे बड़ा। लेकिन अब हालांकि सही बनाने का प्रयास किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ प्रश्न अभी भी बन सकता है। और अगला प्रश्न हम लोग देखें तो 59वां प्रश्न है आपका, अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक कौन है। और यह प्रश्न कई बार आया हुआ है
और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि एक दो प्रश्नों मतलब पेपरों के बारे में ही लिखा हुआ है, छपा हुआ है कि इसमें आए हुए हैं करके। सभी प्रश्न जो आए हुए हैं वो बहुत बार आए हुए हैं, और जो नहीं आए हुए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और आगे आने की बहुत संभावना बनी हुई है। तो ज़रूर हमको ध्यान से इनको पढ़ना है। और 59वां देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। अधोलिखित में से मतलब निम्नलिखित में से, ठीक है, आगे लिखे हुए में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक कौन है? तो क्या मधुमक्खी है, तितली है, जो लिखा हुआ है आपको मोलस्का ग्रुप का एक बंदा है, चूर्ण प्रवार, ठीक है, क्या लिखा है? चूर्ण प्रवार। इसी को क्या बोलते हैं? मूंगा जो होता है ना, मूंगा, वही है ये। और डेंडलियन, डी, ठीक है, डी क्या है? डेंडलियन। ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि यह एक प्राकृतिक चीज है और प्रदूषण का संकेत कर रहा है ना, संकेतक है। जैसे मैंने आपको लाइकेन के बारे में भी बताया था, वह भी प्राकृतिक चीज है और प्रदूषण का इंडिकेटर है ना, संकेतक है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये जो चूर्ण प्रवार दिया हुआ है, मोलस्का, जो मोलस्का ग्रुप का एक है ना, एक जीव है, वह जो है आपका प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक है। और 60वां देखते हैं, कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है? कौन सा हानिकारक पदार्थ? और आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो सबसे पहला जो बम बना था ना, प्लूटोनियम से बना था। ये देखिए, सी ऑप्शन अच्छे से लिखा नहीं है, प्लूटोनियम, मिट गया थोड़ा सा, लेकिन इसको पढ़, ये क्या लिखा है? प्लूटोनियम। और इसी से सबसे पहला परमाणु बम बना था, ठीक है, इसी का प्रयोग करके। और नाभिकीय जब विस्फोट होता है, ठीक है, नाभिकीय जब विस्फोट होता है तो यही जो है प्लूटोनियम 239 लंबे समय तक सक्रिय रहता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और मैं आपको दोस्तों पूरे वीडियो में सिर्फ एक ही 2 बार बोलता हूँ लाइक करने के लिए। और जो नए बच्चे हमारे चैनल पर आज आए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। और हमारे चैनल पर आपको अब छत्तीसगढ़ के साथ साथ केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। और पर्यावरण का तो क्वेश्चन सीरीज हम लोग चला ही रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबको फ़ायदा हो सके। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।